Hello students, so we are back with our chapter number 5, organizing. In previous class we have discussed what is organizing, what are its importance, कि organizing हम क्या क्यों करते हैं, क्यों हमारे लिए important है. ठीक है, हमने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में ये डिस्कस किया कि हम अपनी सब चीजों को अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एक रिलेशनशिप सेटअप करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज का. तो जब हम कुछ भी ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो आपकी वार्डरोब हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सिस्टम, उसकी फंक्शनिंग, उसे परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, हमें एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस दिस ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कि जब भी हमें ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑर्गेनाइज करना है तो व्हाट वी हैव टू डू. यहाँ पर हमने 4 स्टेप्स मेंशन किए हैं दैट वी शुड फॉलो फॉर ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो और वर्क को डिवाइड करो कि हमें क्या काम करना है, उसे हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. सेम एक्टिविटीज के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने हैं. असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, जो डिपार्टमेंट सेट किए हैं उनकी ड्यूटीज को असाइन करना है. लास्ट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कैसे वो वर्क करेंगे. तो ये तो था शॉर्ट ओवरव्यू कि ये 4 स्टेप्स हैं जिसमें हम ऑर्गेनाइज करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस दीज 4 स्टेप्स वन बाय वन कि किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजिंग अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, हमारा मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क करता है जब हम कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं. अंडरस्टूड? तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. इस स्टेप में हमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम सबसे पहले अपने वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे डिवाइड करते हैं. कि अगर हम सपोज कीजिए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या कोई टेक्सटाइल यूनिट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेंगे, वर्क को आइडेंटिफाई करेंगे और डिवाइड करेंगे पूरे वर्क को. इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि इट हैज टू बी डन एज प्री डिटरमाइंड प्लान. पहले से जो प्लान बनाया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग करेंगे. ठीक है, जैसे हमने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करी है, टेक्सटाइल यूनिट की बात की, हमने देखा कि हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है, हमें कुछ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स परचेज करने हैं, हमें अपनी मशीन्स परचेज करनी है, हमें स्टोर करने के लिए वेयर हाउस चाहिए, हमें उसे प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रॉपर प्रोड्यूसिंग सेक्टर चाहिए जहां पर हम अपना वो एनवायरमेंट बना सकें, हमें उसके लिए लेबर की जरूरत है, हमें उसको प्रोड्यूस करने के बाद स्टोर करने के लिए भी वेयर हाउस चाहिए. मीन्स रॉ मटेरियल के लिए भी चाहिए था, प्रोड्यूस के लिए भी चाहिए था, उसके लिए हमें रिसर्च भी करनी पड़ेगी कि मार्केट कैसे चल रही है. तो बहुत सारी एक्टिविटीज रिलेटेड हैं एक प्रोड्यूसिंग यूनिट से रिलेटेड. ठीक है, कि मोबाइल बनाना इतना आसान नहीं है. जो डिफरेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज थी हमने सभी आइडेंटिफाई की कि क्या क्या एक्टिविटीज हैं और उन्हें सेम नेचर में डिवाइड कर दिया. जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड को प्रोडक्शन में और फाइनेंस से रिलेटेड को फाइनेंस में. ठीक है, रिसर्च है, आपकी प्रमोशन है, सेल्स प्रमोशन है, मार्केटिंग है, उसको हमने एडवर्टीजमेंट में डाला. तो सभी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया, उनकी ग्रुपिंग करी और उन्हें डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट क्या आता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन. अंडर डिपार्टमेंटलाइजेशन एक्टिविटीज ऑफ सेम नेचर आर ग्रुप्ड टुगेदर. जैसे हमने अभी बात की कि हमने प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज थी कि हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आ रहे हैं, वो रॉ मटेरियल परचेज करना है तो उसको परचेज डिपार्टमेंट में रख दिया. उसके बाद जब प्रोडक्शन की बात आती है, कहाँ पर प्रोडक्शन होगी, कहाँ पर हम रॉ मटेरियल रखेंगे, उन सभी एक्टिविटीज को जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसको एक डिपार्टमेंट में रख दिया. जो फर्स्ट स्टेप में हमने ग्रुप्स बनाए थे अब हमने उनका डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया. ठीक है, परचेज से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज परचेज डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एंड सेल्स से रिलेटेड सेल्स डिपार्टमेंट में. ऐसे ही और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो डिफरेंट नेचर की होती है, उन सबकी हमने ग्रुपिंग कर दी और उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स सेट कर दिए. इससे क्या होगा, इट फैसिलिटेट्स स्पेशलाइजेशन. जब सेम नेचर की एक्टिविटीज एक ही डिपार्टमेंट में होगी, जो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे वो सिर्फ परचेज या प्रोडक्शन से रिलेटेड ही होंगे. तो जिस चीज में जो स्किल्ड होता है हम उसे उसी डिपार्टमेंट में अपॉइंट करेंगे. तो इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, काम अच्छे से होगा, एफिशिएंट और इफेक्टिव होगा. ठीक है, थर्ड स्टेप, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. अभी तो आपने एक्टिविटीज फाइंड की कि हमें ऑब्जेक्टिव अटेन करना है, जो भी अचीव करना है उसकी क्या एक्टिविटीज हैं.
आइडेंटिफाई किया, डिवाइड किया, उनके डिपार्टमेंट्स बना दिए। अब जो आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट सेट किए हैं, चाहे आपकी प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग, आपके परचेजिंग, सेल्स, और अगर आप 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके अलग डिवीजन भी होंगे। अब जब आपने उन सबका डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, अब स्टेज आती है जहां पर आप वर्क को क्या करते हो, क्लियरली मेंशन करते हो कि किस पोस्ट पे किस एम्प्लॉय को हमें अपॉइंट करना चाहिए, क्या ड्यूटी देनी चाहिए, जिसकी जो एफिशिएंसी है, जिसकी जो एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको वो ड्यूटी असाइन कर देंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, द वर्क टू बी कंप्लीटेड एट ईच पोस्ट इज क्लियरली डिफाइंड, हमें इस पोस्ट पे ये काम करना है, एंड एलोकेटेड टू वेरियस पर्संस एज पर देयर स्किल्स, जो जिसमें जितना कॉम्पिटेंट है उसकी एबिलिटी और स्किल के अकॉर्डिंग उस पोस्ट की ड्यूटी उसको दे देंगे, कि आप परचेजेस में एक्सपर्ट हो, आप फाइनेंस में एक्सपर्ट हो, तो जिस फील्ड में जो एक्सपर्ट है उसको वो अपॉइंट करके ड्यूटी दे देंगे और उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। इट हेल्प्स इन इफेक्टिव परफॉर्मेंसेस, जिसको जो काम आता है अगर उसको वही काम देंगे तो परफॉर्मेंस तो तभी अच्छी होगी ना। जिसे फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, जिसे प्रोडक्शन के बारे में पता है कि हाउ टू कन्वर्ट अ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, अगर आप उसे कहो कि वो फाइनेंस मैनेज करे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, उसे वो ज्यादा टाइम तक सीखना पड़ेगा। बट अगर हम किसी की एफिशिएंसी, उसकी स्किल्स, जो भी उन्होंने एजुकेशन ली है, जो भी डिग्री ली है एक स्टडी के बाद, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें टास्क अलॉट करेंगे। ठीक है, लास्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब जब आपने डिपार्टमेंट बनाए, उसके लिए ड्यूटीज असाइन की, तो यहाँ पर जो आपके सीईओज हैं या टॉप लेवल मैनेजर्स हैं या जो भी सुपीरियर्स हैं, अब वो अपने सबऑर्डिनेट को काम अलॉट कर रहे हैं। यहाँ पर एस्टैब्लिश होता है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि कौन क्या काम करेगा और कौन किसको कैसे रिपोर्ट करेगा। ठीक है, कि किसने कितना काम किया, हमें टाइमली रिपोर्ट तो करना पड़ता है ना, कि किसने कितनी एक्टिविटीज किसको अलॉट की थी, उसने वो वर्क उसके अकॉर्डिंग किया है या नहीं किया। ठीक है, सो एट दिस लास्ट स्टेज ऑर्गेनाइजिंग, it is made clear that from whom each individual takes orders and for whom he or she is accountable, कि कौन किसको ऑर्डर देगा, उसका सुपीरियर कौन है, किससे वो ऑर्डर लेगा और उसके लिए वो अकाउंटेबल भी है। अकाउंटेबल मीन्स दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज आंसरेबल, कि जिस इंडिविजुअल को ऑर्डर दिए गए हैं, काम अलॉट किया गया है, वो उसके लिए अकाउंटेबल है, कि वही अब ये काम करेगा और उसके लिए आंसरेबल होगा कि आपने क्या किया है, क्यों किया है, सही किया या गलत किया। ठीक है, तो it helps to create a hierarchical structure and also help in coordination among various department। एक हायरार्की बन जाती है ना, टॉप और लो लेवल की, मिडिल लेवल की, कि कौन सुपीरियर है, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको फॉलो करेगा। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, सेम लेवल पे भी लोग वर्क करते हैं और सुपीरियर सबऑर्डिनेट की तरह भी वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, कि इन 4 स्टेप्स को पास करेंगे तो हम अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। अंडरस्टूड? होप यू लाइक इट।